Hello everybody. Today we shall be talking about national income by income method. By income method, national income is the sum total of all the factor payments received by all the residents of a country in a financial year. एक फाइनेंशियल ईयर में आपकी कंट्री में कितने फैक्टर पेमेंट जनरेट हुए? वी शैल नॉट इंक्लूड ट्रांसफर पेमेंट्स. ठीक है, ये डिफरेंस हमने बेसिक्स में किए थे. ट्रांसफर पेमेंट्स मींस वन साइडेड पेमेंट्स, जैसे कि आपका गिफ्ट, डोनेशंस, पेंशन, जिसके बदले में आप कुछ नहीं कर रहे हो, वो सिर्फ आप रिसीव कर रहे हो. ठीक है, तो वो नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होते. क्यों नहीं होते? क्योंकि उससे रियल फ्लो नहीं होता, और हमारे लिए मनी फ्लो मैटर नहीं करता, रियल फ्लो मैटर करता है. से कोविड अलाउंस, some firms have given this kind of a thing. तो सिर्फ फैक्टर पेमेंट्स आएंगी. दूसरी बात, हम इसमें ये नहीं देखते इनकम जनरेट कहाँ हुई है, हम ये देखते हैं रिसीव किससे हुई है. ओके, जैसे फॉर एग्जांपल मेरा कोई बिजनेस यूएस में है एंड आई एम एन इंडियन रेजिडेंट, तो वो नेशनल इनकम में इंक्लूड होगा उसका प्रॉफिट. नो, आई हैव अ बिजनेस इन यूएस और उसमें मुझे प्रॉफिट्स हुए एंड आई एम एन इंडियन रेजिडेंट, तो वो इंडिया की नेशनल इनकम में इंक्लूड होगा. तो यहाँ पे डोमेस्टिक टेरिटरी का कॉन्सेप्ट नहीं है, रेजिडेंट्स का. ओके, तो by formula it is sum total of compensation of employees, operating surplus, mixed income of self-employed and net factor income from abroad. You will reach at NNPFC. जब भी आपसे बोले नेशनल इनकम निकालो तो क्या निकालना होता है? NNPFC. अगर कहें डोमेस्टिक इनकम निकालो तो NDPFC. और कुछ अगर उन्हें चाहिए होगा तो वो बोलेंगे कैलकुलेट GNPMP और GDPFC, वटेवर जो भी उन्हें चाहिए आपसे. तो देखो, एनडीपी इज सम टोटल ऑफ 3: कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, ऑपरेटिंग सरप्लस, मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड. ये हमेशा सीधे सीधे दी होगी, इसका कोई फर्दर फॉर्मूला नहीं. लेकिन ऑपरेटिंग सरप्लस और कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, राइट? तो कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज इज इक्वल टू वेजेस एंड सैलरीज इन कैश प्लस वेजेस एंड सैलरीज इन काइंड. इन काइंड मीन्स कि जैसे अगर मान लो यू आर अ स्कूल टीचर, तो मे बी आपको स्कूल बस की फैसिलिटी फ्री मिलती है. इफ सपोज यू आर वर्किंग इन अ होटल, मे बी वहां पे आपको लंच फ्री मिल जाता है. एनी काइंड्स ऑफ फैसिलिटीज व्हिच योर ऑर्गेनाइजेशन माइट गिव यू इन द फॉर्म ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. देन सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स होते हैं, जैसे कि प्रोविडेंट फंड हो गया आपका, या ओल्ड पेंशन फंड हो गया. तो उसमें कुछ आप कंट्रीब्यूट करते हो, कुछ आपकी कंपनी या आपका एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है. तो जो आप कंट्रीब्यूट कर रहे हो वो तो आएगा नहीं, क्योंकि वो तो आप ही की इनकम में से कट रहा है. लेकिन जो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट कर रहा है वो आपकी कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज का हिस्सा होगा. ठीक है, न्यूमेरिकल पार्ट में तो लगभग इतना ही आएगा आपको, लेकिन थ्योरेटिकली यू शुड नो लिटिल मोर. इसमें सारे अलाउंसेस आएंगे, मेडिकल अलाउंस, HRA, ऑल अलाउंसेस. ओके, एंड सिर्फ एक अलाउंस नहीं आएगा, उसका नाम है ट्रैवलिंग अलाउंस. अब देखो, ट्रैवलिंग अलाउंस और कन्वेंस अलाउंस में फर्क होता है. ट्रैवलिंग अलाउंस होता है जो आपको ऑफिस के काम से कहीं भेजा जाता है, तो जो आपका किराया लगा कंपनी आपको दे देती है. तो अब उसमें मेरा क्या फायदा? मान लो मैं कुरियर डिलीवरी बॉय हूँ, ठीक है, अब मैं कुरियर डिलीवर करता हूँ तो मेरी बाइक में पेट्रोल कंपनी डलवा देती है, वो मेरी पॉकेट में तो नहीं आ रहा, तो वो मेरी सैलरी में इंक्लूड, मेरे कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज में इंक्लूड नहीं होगा. अदरवाइज मुझे कोई बोनस मिल रहा है वो भी इंक्लूड होगा, कोई कमीशन मिल रही है वो भी इंक्लूड होगी. ठीक है, इवन लिखा हो फ्री गिफ्ट फ्रॉम एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर कभी गिफ्ट नहीं देता, वो भी आपके कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयर. नो, इवन फ्री यूनिफॉर्म फ्रॉम एम्प्लॉयर, दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज. एम्प्लॉयर कभी कुछ फ्री नहीं दे रहा है. ठीक है, ऑपरेटिंग सरप्लस ऐसी इनकम है जो आप मेहनत से नहीं कमा रहे, बल्कि प्रॉपर्टी और एंटरप्रेन्योरियल स्किल से कमा रहे. तो प्रॉपर्टी से इनकम कैसे आ सकती है? रेंट, आपकी कोई बिल्डिंग हो, आपकी कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हो, उस पर रॉयल्टी आ सकती है, आपने बुक्स लिखी हैं, आपके कोई वीडियोस हैं. इंटरेस्ट कैपिटल पे आ जाएगा. प्रॉफिट, अब देखो, अगर प्रॉफिट सीधा सीधा दिए बहुत अच्छी बात,
नहीं दिया तो इट इज इक्वल टू सम टोटल ऑफ कॉर्पोरेट टैक्स, डिविडेंड्स एंड अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स। अब आपको कंफ्यूज करने के लिए प्रॉफिट भी दे देते हैं और इनमें से भी कोई आइटम दे देते हैं। तो जब प्रॉफिट दे दिया तो आपको सब पार्ट्स को देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, एक टेक्निकलिटी। दूसरी टेक्निकलिटी, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स के कई नाम होते हैं। तो अगर दूसरा नाम दिया है, कई बार हम पहचान नहीं पाते, हम कहते हैं दिया नहीं हुआ था। इट इज ऑल्सो कॉल्ड रिटेन अर्निंग्स। इट इज ऑल्सो कॉल्ड सेविंग्स ऑफ प्राइवेट कॉर्पोरेट सेक्टर। It is also called transfer to general reserve. By any name it might be given. तो तीनों को ऐड करके एनडीपीएफसी आया, उसमें एनएफआईए ऐड किया, एनएनबीएफसी आ गया। ठीक है, so it is equal to compensation of employees is wages and salaries in cash and kind, allowances except traveling allowance, bonus, commission, etc., and employers contribution to social security benefits. Let me take a numerical example. Yes. See, in this question, compensation of employees is given to be 2100. So my NDP, NP, they are asking me to calculate. It will be compensation of employees plus operating surplus. Now see, if compensation of employees is given, then employer's contribution is not to be considered. ठीक है, अगर बड़ी चीज दे दी तो छोटी को हम कंसीडर नहीं करेंगे। कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज जब दिया हुआ है तो उसके सब कंपोनेंट्स को हमें कंसीडर नहीं करना। ऑपरेटिंग सरप्लस भी गिवन है, मिक्स इनकम ऑफ एम्प्लॉइज भी गिवन है। तो बड़ा सीधा सीधा सा क्वेश्चन है, लेकिन ये कह रहे हैं एमपी। तो एमपी बनाने के लिए एफसी में हम क्या ऐड करते हैं, एनआईटी। अब देखो एनआईटी भी गिवन है और सब्सिडीज भी। जब एनआईटी गिवन है तो सब्सिडीज से हमें कोई लेना देना नहीं है। Now we put the values 2100 plus 3700 plus 300 and plus 350. So it will come out to be 4266,450. अब लास्ट में करोड़ जरूर लिखो, जो भी अमाउंट दे रखा है। अगर कुछ नहीं दे रखा, इवन देन राइट यूनिट्स, रुपीस को एटलीस्ट लिख ही दो, बिकॉज एग्जामिनर आपके हाफ मार्क्स अननेसेसरीली डिडक्ट कर लेंगे। देन GNPFC, अब नेट को ग्रॉस बनाने के लिए प्लस डेप्रिसिएशन। सो डेप्रिसिएशन इज नॉट गिवन, लेकिन मुझे ग्रॉस और नेट गिवन है ना। तो ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन माइनस नेट कैपिटल फॉर्मेशन विल गिव मी डेप्रिसिएशन। ओके, एमपी का एफसी बनाने के लिए जो एनआईटी ऐड किया था वापस माइनस। सो 100 minus 300, so minus 250 comes out to be 6200. Let's take one more example. In this question, I am given compensation of employees, so I need to calculate GDP-FC. Okay, so I will take compensation of employees plus mixed income of self-employed plus rent and royalty plus interest plus profits. It will give me NDPFC. To make it gross, I will add consumption of fixed capital, which is depreciation. Depreciation is called consumption of fixed capital also, and replacement cost also. So my answer will be 4230 plus, now see, once again to confuse you, employer's contribution is given. This is the kind of mistake students do. Rent and interest is 1650, interest 1260, profits are given to be 430, consumption of fixed capital is given to be 160. So it gives me we can recheck calculation once.
Yes, correct. Then it is NNPMP. To make it NNPMP, gross को net बनाने के लिए plus depreciation, sorry minus depreciation. So depreciation is 160. फिर डोमेस्टिक को नेशनल बनाने के लिए प्लस NFIA करना है और मुझे क्या दे रखा है पीटा माइनस पीपा. तो फैक्टर इनकम रिसीव्ड इज 240, फैक्टर इनकम पेड इज 210. सो आई विल गेट माय NFIA. FC को MP बनाने के लिए प्लस NIT. सो इट इज 130, राइट. So it will be 8960 minus 160 plus 30 plus 130. You can see 130 and 160, 130 plus 30 and 160 are cancelling out each other. So it will come out to be same. If you have time, it is always better to write down formula first. Like you can write here GDP FC minus depreciation plus FIFA minus beta plus 9. Right? I hope it is clear to you. Okay. So in my next video, I will be sharing expenditure method with you, how to calculate national income by expenditure method. Okay. So before I wind up this video, I take up precautions you will take while using this method. First, you will not include transfer payments. You will include only factor payments. Transfer payments will not be included. Only factor payments will be included. Okay. Illegal activities will not be included. Smuggling or any other illegal activity. Sale of second-hand goods will not be included, but commission paid on it will be included. Because commission is a factor payment. Getting it? ये चीज आपको वहां भी काम आएगी जहां पे आपका एक क्वेश्चन आता है हाउ फॉलोइंग आइटम्स आर ट्रीटेड व्हाइल कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम. तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो वहां आप कर पाओगे. कोई भी टैक्स नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होता बिकॉज टैक्स इज अ ट्रांसफर पेमेंट. सिर्फ एक टैक्स है जो नेशनल इनकम में इंक्लूड होता है विच इज कॉर्पोरेशन टैक्स. ठीक है. सेल ऑफ शेयर्स या डिबेंचर या कोई भी पेपर सिक्योरिटी इंक्लूड नहीं होती. क्यों? क्योंकि हमारे लिए रियल फ्लो मैटर करता है. पेपर फ्लो में कुछ नहीं हो रहा है, कुछ क्रिएट नहीं हो रहा है. जब कंपनी आपको शेयर दे रही है तो वो आपको एक पीस ऑफ पेपर दे रही है, उस पे लिखा है सो एंड सो पर्सन होल्ड सो एंड सो शेयर्स ऑफ माय कंपनी. लेकिन जब वो पैसा कंपनी के पास जाएगा तो कंपनी उससे एक्चुअल एसेट्स लेगी. तो जब वो एसेट्स लेगी तब इंक्लूड हो जाएगा, राइट. इसलिए हम अभी उसे जब वो फाइनेंशियल पेपर लेवल पे है तब हम इंक्लूड नहीं कर रहे. बट इसमें भी जो आप ब्रोकरेज पे करेंगे ब्रोकर को या कोई कमीशन पे करेंगे वो इंक्लूड होगा क्योंकि वो फैक्टर पेमेंट है. विंडफॉल गेन्स होते हैं जैसे आप कौन बनेगा करोड़पति में गए, तो वो इंक्लूड नहीं होता. दे आर अनअर्न्ड इनकम. एक बार एग्जाम में क्वेश्चन आया विंडफॉल गेन्स एंड कैपिटल गेन्स आर वन एंड द सेम थिंग. तो आंसर इज फॉल्स. कैपिटल गेन्स होते हैं जैसे सपोज आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ गई, आपकी किसी एसेट की वैल्यू बढ़ गई, अचानक उसमें प्रॉफिट हो गया, वो कैपिटल गेन होते हैं. विंडफॉल गेन्स अलग होते हैं. विंडफॉल गेन्स हुए जैसे हम कौन बनेगा करोड़पति में गए या कहीं मेरे लॉटरी प्राइस निकल आया अचानक से अनएक्सपेक्टेड. गुड्स प्रोड्यूस्ड फॉर सेल्फ कंजम्पशन इंक्लूड होते हैं क्योंकि उनकी वैल्यू आप एस्टिमेट कर सकते हो. लेकिन सर्विसेज की वैल्यू आप नहीं एस्टिमेट कर सकते. आप मम्मा की सर्विसेज को फिर बाहर हायर्ड मेड की सर्विसेज से कंपेयर करके उसका वैल्यूएशन नहीं कर सकते, है ना. सिमिलरली आपने मम्मा के लिए कोई काम किया तो मम्मा उसको जो है एक हेल्पिंग बॉय से हेल्पिंग गर्ल से कंपेयर नहीं कर सकती. तो फैमिली मेंबर्स की सर्विसेज जो होती हैं उनकी मॉनिटरी मेजरमेंट पॉसिबल नहीं. रेंट ऑफ ओनर ऑक्यूपाइड हाउस. आप अपने घर में खुद रहते हैं तो खुद को उसका किराया देंगे. आप 11th में ये पढ़ के आए हैं कि इकोनॉमिस्ट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी लेता है ना. तो अगर मैं अपने घर में खुद रह रही हूँ तो वो भी नेशनल इनकम में इंक्लूड होगा. रेंट ऑफ ओनर ऑक्यूपाइड बिल्डिंग. कोई भी टैक्स इंक्लूड नहीं होंगे जो आपने पास सेविंग से दिए क्योंकि जब आपने अर्न किए थे तब उन पे टैक्स लग चुका था. सो दे विल नॉट बी कंसीडर्ड वंस अगेन, राइट. सो थैंक यू सो मच. Whatever book you are following, please open that and do at least 10 questions, 10 practical questions. Only then topic will get permanent in your mind. Thank you so much.